हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी दी गई एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसे किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड प्रोसीजर है उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और उसी के साथ जो भी उसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट को आपको करवाता हूं तो उससे कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा और वहाँ से आप देखेंगे कि किस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट हम देख चुके थे जहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल एंड देन ये देखते हैं कि अपने पास में जो भी ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो होता है, अगर वो ऑप्टिमलिटी टेस्ट यस हुआ तो हमारे पास में रीडिंग आउट करके सॉल्यूशन को फाइनली स्टॉप कर देते हैं। और अगर वो ऑप्टिमलिटी कंडीशन नहीं आई तब हम क्या करते हैं, उसको अगेन वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं फॉर सेकंड टेबल, थर्ड टेबल एंड सो ऑन। फाइनली कब तक, जब तक कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो जाता। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेंगे आज हम और क्वेश्चन से समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपकी प्रोसीजर जो सिंप्लेक्स विधि से हम सॉल्व करते हैं वो क्या होती है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 माइनस 3x2, 2x1 माइनस के 3x2 प्लस के 6x3। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दे रखे हैं 3x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3, 3x1 प्लस के 4x2 माइनस के 6x3 is less than equals to 2 and 2x1 plus x2 plus 2x3, 2x1 plus k x2 plus k 2 of x3 is greater than equals to 11, x1 plus 3x2 minus 2x3, x1 plus k 3x2 minus k 2 of x3 is less than equals to 5 and non-negative restriction is greater than equals to 0। ये मेरे पास में एक गिवन प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले सिंप्लेक्स विधि से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द गिवन, वी कन्वर्ट द given LPP into standard form। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले अधिकतमीकरण का उद्देश्य होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। सो मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू 2x1 माइनस के 3 ऑफ x2 प्लस के 6 ऑफ x3, मैक्सिमम का दिया है। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स 3x1 प्लस के 4x2 माइनस 6x3 एंड लेस देन इक्वल्स टू है, तो कौन सा चर जुड़ता है यहाँ पे, न्यूनतम पूरक चर। तो न्यूनतम पूरक चर मैंने मान लिया x4 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी अधिक है इधर वाली वैल्यू, तो मैं कौन सा चर जोड़ता हूं, आधिक के पूरक। सो आधिक के पूरक चर को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो सबसे पहले x4 के नीचे x4 लिख लीजिए, 0x4 एंड माइनस x5, ठीक है। ये कौन सा हुआ, आधिक पूरक चर इज इक्वल्स टू 11 एंड x1 प्लस के 3 ऑफ x2 माइनस 2x3 एंड नाउ लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि ये कम है। सो यहाँ पे अगेन न्यूनतम पूरक चर एंड विच इज, अब देखिए 0x4 प्लस 0x5 एंड प्लस x6 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 0x5 प्लस के 0x6 प्लस के 0x6, ठीक है।
अब देखिए, मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि जब हम गुणांक मैट्रिक्स ए को लिखते हैं तब हमारे पास में इकाई सदिशों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर। अब यहां जब मैं नंबर ऑफ इक्वेशन देख पा रहा हूं तो कितनी है? 3। नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है। और जब मैं गुणांक मैट्रिक्स ए लिखूंगा तब मुझे, चलिए गुणांक मैट्रिक्स ए लिख ही लेते हैं। या फिर पहले नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 x3 x4 x5 x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब मैं गुणांक मैट्रिक्स लिखता हूं, अतः गुणांक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, तो क्या मिलती है? 3 2 1 4 1 3 -6 2 -2 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 1। ये गुणांक मैट्रिक्स है। तो देखिए, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, जबकि इकाई सदिश कितने हैं इसमें? एक तो ये रहा 1 0 0 और एक ये रहा 2 0 1 0। ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक गुणांक सदिश, एक इकाई सदिश की और जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और जोड़ देते हैं। अब वो आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ जुड़ेगा? जहां हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गुणांक सदिश के लिए, इकाई सदिश के लिए। -1 कहाँ आ रहा है? इस सेकंड रेस्ट्रिक्शन में, इस सेकंड प्रतिबंध में। तो यहां पे मैं इस -x5 के लिए मैं एक और चर जोड़ देता हूं x7। और ये चर कौन सा होता है? ये चर होता है कृत्रिम चर। प्लस 0 ऑफ x7 एंड प्लस 0 ऑफ x7। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे 0 1 0। तो देखिए, एक इकाई सदिश, दो इकाई सदिश और तीसरा इकाई सदिश। इस तरीके से जो सबसे पहली बात हमारे पास में आती थी सिंप्लेक्स के लिए कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होती हैं उतनी ही इकाई सदिश होनी चाहिए, जो कि हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल x7 जोड़ के बना लिया। और यहां पे मेंशन कर दीजिए जहां x4 x6 न्यूनता पूरक चर है, न्यूनता पूरक चर तथा x5 आधिक्य पूरक एवं x7 कृत्रिम चर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने x4 को न्यूनता पूरक चर बताया तो उद्देश्य फलन में 0x4, आधिक्य पूरक चर x5 है 0x5 0x6, वट x7 क्या है? एक कृत्रिम चर है जिसकी वैल्यू क्या रखते हैं उद्देश्य फलन में? -k ऑफ m x7। ठीक है, जहां m बहुत ही लार्ज नंबर होता है। तो इस तरीके से अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में आ जाती है इस दी गई प्रॉब्लम की। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। सो फर्स्ट टेबल किस तरीके से लिखते हैं ये ध्यान से देखिएगा। टेबल को बनाने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखते हैं C ऑफ J। CJ के नीचे ही हम लिखते हैं B। ठीक है, और फिर यहां पे हम लिखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6, जितने चर अपने पास में मौजूद हैं x7। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल को ध्यान से देखिएगा। CJ फिर B, इधर हम लिखते हैं XB और इधर लिखते हैं C ऑफ B। अब क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 3, तो उतनी ही बड़ी हम क्या बना लेते हैं? ये एक टेबल तैयार कर लेते हैं। ये CJ और फिर फाइनली हम यहां पे लिखते हैं मिनिमम रेशियो।
मिनिमम रेशियो। अब स्टूडेंट्स देखिए, सिंपलेक्स टेबल फर्स्ट जब हम बनाते हैं तो इस टेबल में क्या क्या चीज़ें हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सीजे। सीजे जो होती है, सीजे वाली रो में, इस रो में यानी कि इन कॉलम में हम क्या लिखते हैं, जो मेरे पास में उद्देश्य फलन है उस उद्देश्य फलन की कॉस्ट को यहां पे लिखा जाता है विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल x1 x2 एंड सो ऑन x7। कैसे, दोबारा सुनिएगा। सीजे में हम क्या लिखते हैं, इस उद्देश्य फलन से रिलेट जितनी भी कॉस्ट है वेरिएबल्स की उनको, जैसे कि x1 के लिए कॉस्ट कितनी है 2, x2 के लिए -3, x3 के लिए 6, x4 के लिए 0, x5 के लिए 0, x6 के लिए 0 एंड x7 के लिए -m। तो सीजे के लिए हम, सीजे में हम इन कॉस्ट को लिखते हैं। चलिए, बी क्या होती है, बी अपने पास में होती है आवश्यकता सदिश। तो इसके नीचे मैं इन आवश्यकता सदिश को लिख देता हूं, यानी कि 2, 11 और 5, 2, 11 और 5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में बी। अब जो ये खाने बचे हैं, इन कॉलम्स में हमें क्या लिखने हैं, ये जो प्रतिबंध हैं इन प्रतिबंधों की गुणांक लिखने हैं। जैसे कि x1 के लिए कौन कौन से गुणांक हैं, 3, 2, 1, 3, 2 एंड 1। x2 के लिए 4, 1, 3, 4, 1, 3। x3 के लिए -6, 2, -2, -6, 2 एंड -2। x4 के लिए 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1 एंड 0, 1, 0। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जब काम आप कंप्लीट कर लेते हैं तब अब हम देखते हैं कि इकाई सदिश कौन कौन से हैं। इकाई सदिश है 1, 0, 0, एक है 0, 0, 1 और 0, 1, 0। ये 3 इकाई सदिश हैं। तो इस XB में उन x को लिखा जाता है जो इकाई सदिश बनाते हैं। जैसे कि एक इकाई सदिश ये है, तो इस 1 के सामने मैं लिखूंगा इस x4 को। अब एक इकाई सदिश क्या है, ये रहा, तो इस 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा इधर, यहां पे x6 क्यों, क्योंकि इस 1 के लिए कौन सा वेरिएबल है, x6। और फिर मेरे पास है 0, 1, 0, तो इस 1 के लिए मेरे पास में कौन सा वेरिएबल है, x7। ये हो गया। XB में कौन से वेरिएबल सेलेक्ट किए हमने, जो कि इकाई सदिश बना रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि x4, x6 और x7 लिख दिया, नहीं, आपको ये देखना है कि 1 कहां है। इसके लिए 1 यहां है तो इसके सीधे में x4 लिख दिया। इस x6 के लिए 1 यहां है तो x6 को मैं यहां लिखता हूं, और इस x7 के लिए 1 यहां है तो x7 को मैं यहां पे लिख देता हूं। अब आती है बात CB की। CB क्या बताती है, कॉस्ट को बताती है। तो x4 की कॉस्ट क्या है, 0। x7 की कॉस्ट क्या है, -m, और x6 की कॉस्ट 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट होती है। अब इस फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, अब हमें, ये तो मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन थी वो यहां से लिख दी मैंने। अब सिंपलेक्स टेबल में कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स हमें निकालना होता है ZJ माइनस CJ, और ZJ माइनस CJ की वैल्यू होती है CB XJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ इक्वल टू CB XJ माइनस CJ। मतलब देखिए, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, CB इंटू XJ।
सी बी क्या है, ये रहे, इंटू एक्स जे, एक्स जे मतलब ये x1 के ये कॉफिशिएंट, ठीक है, माइनस सी जे मतलब सी जे ये रहे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स चलिए ये वैल्यू निकालते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। अब हमें जेड जे माइनस सी जे निकालने हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, सी बी इंटू एक्स जे। तो इस कॉलम के लिए निकालते हैं सबसे पहले जेड जे माइनस सी जे, सी बी इंटू एक्स जे, एक्स वन, सी बी इंटू एक्स वन। सो 3 इंटू 0 इज 0, ठीक है, 3 इंटू 0 इज 0। अब यहां पे देखिए माइनस 2m एंड 0, सो माइनस के 2m माइनस सी जे इज 2, सो माइनस के 2, ठीक है। तो सी बी एक्स जे माइनस सी जे के लिए स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले सी बी एक्स बी 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस एम प्लस 1 इंटू 0। तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस एम प्लस 1 इंटू 0 एंड माइनस सी जे इज 2। तो यहां से मुझे क्या मिला, माइनस के 2m माइनस 2। तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब x2 के लिए 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस एम प्लस 3 इंटू 0 माइनस सी जे इज माइनस 3, सो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के m प्लस के 3, सो माइनस m प्लस के 3। चलिए ऐसे ही 0 इंटू माइनस 6 प्लस 2 इंटू माइनस एम प्लस माइनस 2 इंटू 0, सी बी एक्स जे हो गया माइनस एक्स सी जे, सो दिस इज इक्वल टू माइनस के ऑफ 2m माइनस 6, सो माइनस के 2m माइनस के 6। और स्टूडेंट्स देखिए 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू माइनस एम इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस माइनस एक्स जे 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए जो भी आपके पास में ये जो चर हैं x4, x7, x6 जो कि कैसे मिले, इकाई सदिश के लिए मिले थे, तो इन सदिशों को हम कहते हैं आधारी सदिश, आधारी चर। तो ये आधारी चर होते हैं। तो इन आधारी चरों के लिए स्टूडेंट्स आप बिना कोई कैलकुलेशन किए सीधे ही जेड जे माइनस सी जे क्या लिख देते हैं, 0। देखिए x4 आधारी चर था तो इसकी वैल्यू 0 निकाल ली थी, x6 भी आधारी चर है तो इसके लिए देखिए 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू माइनस एम इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, माइनस सी जे इज 0, 0। x7 भी आधारी चर है, सो 0 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू, देखिए माइनस 1 इंटू एम इज माइनस के ऑफ एम एंड 0 इंटू 0 इज 0 एंड माइनस और माइनस प्लस के ऑफ एम, सो दिस इज अगेन 0। इसका मतलब जो भी आपके पास में जो आधारी चर होंगे उनके लिए जेड जे माइनस सी जे का मान हमेशा 0 होगा। अब हम निकालते हैं x5 के लिए, सो 0 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू माइनस m is m, 0 into 0 is 0 and minus 0 is 0, so this is capital of m, ठीक है। so स्टूडेंट्स ये इस तरीके से निकलती है जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे निकल के आ गया। अब हमारा काम क्या होता है, इस जेड जे माइनस सी जे में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सी है। देखिए ये है माइनस के 2m माइनस 2, ये है माइनस के m प्लस के 3, ये है माइनस के 2m माइनस 6 और ये है m। हमने कहा था कि m बहुत ही बड़ी नंबर होती है तो ये तो सबसे छोटी होने वाली नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल। अब इसमें से बात कीजिए माइनस m प्लस 3, माइनस एम प्लस 3। अब देखिए m जब सबसे बड़ी है तो माइनस एम सबसे छोटी हो जाएगी,
और जब माइनस m सबसे छोटी हो जाएगी तो माइनस के ऑफ 2m इससे भी छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी सबसे छोटी नहीं है। तो सबसे छोटी कौन सी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक। अब जब -2m सबसे छोटी है तो इस माइनस के 2m में से अगर मैं -2 कर दूं तो ये जो होगी वो तो इससे बड़ी होगी -2m -6 से, क्योंकि माइनस की वैल्यू -2 ये है, -6 ये है, तो इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, माइनस के 2m -6। तो सबसे पहले हम सबसे मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें क्या मिलती है, माइनस के 2m -6, और इस तरीके से एरो साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अब जो है ये सदिश यानी कि ये जो चर है वो चर कहलाता है प्रवेशी चर। ये चर होता है प्रवेशी चर। कौन सा चर प्रवेशी चर होता है, जिसके लिए zj माइनस cj सबसे छोटा होगा। जिसके लिए zj माइनस cj सबसे छोटा होगा वो कहलाता है प्रवेशी चर। अब हमारे पास में बात हो जाती है कि अगर इस चर को मैं प्रवेश कराता हूं कहां पे, यहां कहीं, तो फिर निकलेगा कौन सा। तो उस चर को पहचानने के लिए देखिए, ये चर अगर प्रवेशी चर हुआ तो जो चर निकलेगा उसको पहचानने के लिए हम पढ़ते हैं मिनिमम रेशियो, जो हम निकालते हैं यहां पे। और मिनिमम रेशियो निकालने के लिए जिस चर को आपने प्रवेश कराया है उस चर के रेस्पेक्ट में जितने भी गुणांक हैं, अब ये गुणांक जो है सबसे पहली बात पॉजिटिव होने चाहिए। अगर जो गुणांक पॉजिटिव नहीं है उस गुणांक के लिए मिनिमम रेशियो नहीं निकालते हैं। तो देखिए, जो चर प्रवेशी चर है उसके चर के रेस्पेक्ट में जो भी गुणांक हैं उन गुणांकों में से सबसे पहले ये देखिए कि क्या कोई गुणांक नेगेटिव तो नहीं है। अगर जो गुणांक नेगेटिव है उसके लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट नहीं किया जाता, और जो गुणांक पॉजिटिव है उसके लिए मिनिमम रेशियो होता है। यानी कि अब यहां से 2/11 हम यहां से निकालते हैं x3/this, तो यहां से मुझे मिनिमम रेशियो मिल जाएगा इसके लिए, यानी कि ये वैल्यू मुझे मिल जाती है मिनिमम रेशियो की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहां पे मिनिमम रेशियो मिलने वाला है तो इस रो में और इस कॉलम में ये जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट कहलाता है की एलिमेंट। इस एलिमेंट को मैं कहता हूं की एलिमेंट। सो देखिए, ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहलाता है की एलिमेंट। और जैसे ही मुझे की एलिमेंट मिला, अब स्टूडेंट्स इस की एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जहां कहीं भी आपको इकाई सदिश का 1 दिख रहा है, अब इसके लिए इस 2 के रेस्पेक्ट में कहां आपको इकाई सदिश का 1 दिख रहा है, देखिए इस रो में 1 के लिए आपको 1 दिख रहा है, यानी कि x7 के लिए 1 दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस मिनिमम रेशियो और प्रवेशी चर के लिए ही मैं एक कौन सा वेरिएबल देखता हूं जो अब मेरे पास में डिपार्ट होगा, यानी कि जो वेरिएबल निकलता है। तो इस x7 को मैं डिपार्ट कर देता हूं, यानी कि जो x7 यहां पे मुझे दिख रहा है अब वो अगली टेबल में इस x7 की जगह पर क्या दिखेगा, x3। तो जो नेक्स्ट टेबल होगी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में थी कि किस तरीके से इस टेबल को, फर्स्ट टेबल को तैयार करते हैं, जहां आप किस तरीके से zj माइनस cj बनाते हैं और उन zj माइनस cj में प्रवेशी चर के लिए मिनिमम वैल्यू देखते हैं, और फिर जो वेक्टर हमें डिपार्ट करना है, जो वेरिएबल हमें निकालना है उसके लिए हम मिनिमम रेशियो देखते हैं। मिनिमम रेशियो में हम इस चर पर बात करते हैं जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं, और उस पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम की एलिमेंट एक वेरिएबल देते हैं की एलिमेंट, और उस की एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम इकाई सदिश के 1 को देखते हैं। जहां भी हमें इकाई सदिश का 1 दिखेगा उसी चर को हम इस टेबल से नेक्स्ट टेबल के लिए क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस टेबल की जो एक लास्ट नेक्स्ट टेबल बनेगी
वो किस तरीके से बनेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप बस यहाँ तक नोट कर लीजिए, इस टेबल तक, और इस चीज को पढ़िए कि किस तरीके से हमने ये सब काम किया है। अगर आप फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सेकंड टेबल में फिर इतना खास कुछ करने का काम नहीं बचता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करके उतना सब कुछ कर लेना कि अब मैं सेकंड टेबल किस तरीके से प्रिपेयर करनी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ। थैंक यू।